नमस्कार, मैं हूं नवेद और आप देख रहे हैं दमदार 10। जुलाई का आधा महीना खत्म होने को है और सितंबर को लेकर भविष्यवाणी है कि कोरोना की तीसरी लहर आ सकती है और इन सब के बीच वैक्सीनेशन की रफ्तार हर दिन के साथ घटती जा रही है, जो कोरोना के खिलाफ लड़ाई में अच्छे संकेत तो नहीं है। ऊपर से लोगों की लापरवाही जो खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। पीएम मोदी की चिंता भी इसी बात को लेकर है, क्योंकि जिस तीसरी लहर की बात हो रही है वो लहर खुद नहीं आएगी, बल्कि लोग उसे आने पर मजबूर कर रहे हैं। कोरोना की तीसरी लहर पर आज 3 बड़ी खबरें आई। पहली खबर वैज्ञानिकों के उस दावे की जिसमें देश में तीसरी लहर की एंट्री की बात कही गई। दूसरी खबर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की ओर से आई, जिसने कहा है कि कोरोना की तीसरी लहर भारत के बेहद करीब आ चुकी है। और इन सब के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कोरोना की तीसरी लहर खुद नहीं आएगी जब तक कि लोग न बुलाएं। मतलब ये कि लोग लापरवाही बरतेंगे तो महामारी की तीसरी लहर हिंदुस्तान में आने पर मजबूर हो जाएगी। आज मैं बहुत जोर देकर कहूंगा कि हिल स्टेशन में, मार्केट्स में बिना मास्क पहने, बिना प्रोटोकॉल का अमल किए बिना भारी भीड़ का उमड़ना, मैं समझता हूं एक चिंता का विषय है, ठीक नहीं है। कई बार हम ये तर्क सुनते हैं और कुछ लोग तो बड़ा सीना तान करके बोलते हैं, अरे भाई तीसरी लहर आने से पहले हम एंजॉय करना चाहते हैं। ये बात लोगों को समझाना जरूरी है कि तीसरी लहर अपने आप नहीं आएगी। कभी कभी लोग सवाल पूछते हैं तीसरी लहर की क्या तैयारी की है, तीसरी लहर के लिए आप क्या करेंगे। आज सवाल ये होना चाहिए हमारे मन में कि तीसरी लहर को आने से कैसे रोकना। प्रधानमंत्री मोदी के बयान के पीछे के मायने क्या हैं, अब वो इन तस्वीरों से समझिए। ये पिछले 1 महीने के भीतर अलग अलग हिल स्टेशन से आई तस्वीरें हैं, जिसमें लोग लॉकडाउन से मिली आजादी के बाद छुट्टियों का आनंद लेते नजर आ रहे हैं। और इस मौज मस्ती के चक्कर में कोरोना के नियम पीछे छूट गए, भीड़ बढ़ी, सोशल डिस्टेंसिंग कम हुई और रही सही कसर लोगों ने मास्क डाउन करके पूरी कर दी। और इसका मतलब बिल्कुल क्लियर है कि लोग खुद ही कोरोना की तीसरी लहर को निमंत्रण देने में लगे हैं। लोगों की ये बेफिक्री ऐसे वक्त में दिख रही है जब देश की 2/3 आबादी को अब तक कोरोना का टीका नहीं लगा है। देश की 95 करोड़ की वयस्क आबादी के डबल डोज के हिसाब से कुल 190 करोड़ डोज लगने हैं, लेकिन 13 जुलाई यानी मंगलवार शाम 5 बजे तक देश में कुल 38 करोड़ 14,67,646 टीके के डोज ही लोगों को लगे हैं। मतलब अभी 25% टारगेट भी पूरा नहीं हुआ है। 21 जून से 18+ उम्र के लोगों के लिए पूरे देश में मुफ्त टीकाकरण शुरू हुआ। उस दिन टीकाकरण का ऐसा रिकॉर्ड बना जिसे देखकर लगा कि हम जल्द ही वैक्सीनेशन का नेशन टारगेट पूरा कर लेंगे। तब एक दिन में कुल 86 लाख से ज्यादा टीके लोगों को लगाए गए, लेकिन 3 हफ्ते बाद ये आंकड़ा 40,65,000 पर आ गया, यानी आधे से भी कम। सवाल है कि वैक्सीनेशन की कम होती रफ्तार के साथ हम कोरोना से जंग कैसे लड़ेंगे। सबसे पहले दिल्ली के एक वैक्सीनेशन सेंटर की ग्राउंड रिपोर्ट देखिए, जहां वैक्सीन के लिए वेटिंग पीरियड खत्म नहीं हो रहा है। ये पूरा पंडारा पार्क का सेंटर है, जहां पर बहुत जोर शोर से वैक्सीनेशन सेंटर खोला गया, वैक्सीन भी लगी। लेकिन अब ये आलम है कि यहाँ पर जो लोग आपको यहाँ पर नजर आएंगे, उनको वो तमाम लोग जो हैं निराश लौट रहे हैं। भैया बताइए, वैक्सीन कब से ढूंढ रहे हैं? दो बार तो यहाँ आ चुके हैं। 2 दिन आईने में, 3 दिन गए, वहाँ भी बोला खत्म है, कल आना 3 दिन से वहाँ गए। दिक्कतें हो रही हैं इस वजह से कि जो सेंटर बंद पड़े हैं। नहीं, मैं तो आईने में भी गई थी, डिफेंस कॉलोनी में गई थी, ये कन्ना मार्केट में भी गई थी एक बारी। अच्छा, कहीं भी नहीं, कह रहे दवाई नहीं है, सब भगा रहे। 21 जून को जब एक दिन में 86 लाख से ज्यादा वैक्सीन डोज का रिकॉर्ड बना तो एमपी इसमें अव्वल था। तब यहाँ एक दिन में 17 लाख से ज्यादा डोज लगाए गए। लेकिन 3 हफ्ते बाद राजधानी भोपाल के वैक्सीनेशन सेंटर की ग्राउंड रिपोर्ट क्या रही, वो देखिए।
कोरोना टीकाकरण की रफ्तार मध्य प्रदेश में काफ़ी धीमी पड़ी है, क्योंकि 17 लाख डोजेज़ लगाने के बाद मध्य प्रदेश में बीते एक सप्ताह की अगर आप बात करते हैं तो 4,000, 30,000, 37,000 इस तरह के ही आंकड़े सामने आ रहे हैं। लोगों की अगर बात की जाए तो दूसरा डोज लगाने में काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। ये तस्वीरें आप भोपाल के सरस्वती शिशु मंदिर जो शिवाजी नगर में है, वैक्सीनेशन सेंटर है, यहाँ की बात कर रहे हैं। और देखिए यहाँ पर वैक्सीनेशन को लेकर नोट भी लिखा हुआ है कि मंगलवार, शुक्रवार और रविवार का अवकाश रहेगा। देश में ये पिछले 7 दिन का वैक्सीनेशन डेटा है। इन 7 दिनों के वैक्सीनेशन का एवरेज निकालें तो पिछले 7 दिनों में हर रोज औसत 28,20,000 वैक्सीनेशन की डोज लगाई गई। देश की जरूरत 190 करोड़ डोज की है, जिसमें अब तक 38 करोड़ डोज लग चुकी हैं। मतलब अब भी 152 करोड़ डोज लगाई जानी बाकी है। ऐसे में 28 लाख प्रतिदिन के हिसाब से 152 करोड़ डोज लगाने में 542 दिन लगेंगे, यानी करीब 18 महीने। वैक्सीन की कमी को लेकर हमने दिल्ली और एमपी के स्वास्थ्य मंत्रियों से बात की। उन्होंने क्या कहा वो भी सुनिए। अब हमारे पास कोविशील्ड जो है 1,68,000 है, जो कि आज शाम तक या कल दोपहर तक चलेगी, उसके बाद फिर खत्म हो जाएगी। लगभग 45 लाख कम से कम, वैसे 60 लाख मांगी है, 45 लाख तो दें कम से कम महीने में। अभी वैक्सीन मिल नहीं पा रही है जितनी हमें चाहिए। हमारी सरकार की प्राथमिकता है कि हम वैक्सीनेशन को बहुत तेज गति से करें, क्योंकि यदि हम तीसरी लहर को रोकना चाहते हैं, उसको टालना चाहते हैं, तो हमारे पास 2 ही हथियार हैं। एक तो हमें सुव्यवस्थित करना पड़ेगा और सुनिश्चित करना पड़ेगा कि हम वैक्सीन से ज़्यादा लोगों को जोड़ें, और दूसरा हमें सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का प्रयोग करना पड़ेगा। देश में वैक्सीनेशन की रफ्तार ऐसे वक्त में धीमी पड़ी है जब तीसरी लहर का खतरा दस्तक देने को तैयार खड़ा है। शहर के बाजारों और हिल स्टेशंस में जिस रफ्तार से लोगों की भीड़ बढ़ रही है, उसे लेकर आईएमए ने कोरोना पर बड़ी चेतावनी दी है। ऐसा नहीं है कि लोग तीसरी लहर को लेकर वाकिफ नहीं हैं। महाराष्ट्र के पालघर से आई इन तस्वीरों को देखिए। यहाँ वैक्सीनेशन सेंटर के बाहर टीके के लिए लोगों की 300 मीटर लंबी लाइन लग गई। लोग चाहते हैं कि तीसरी लहर से पहले वो खुद को वैक्सीनेट करा लें। कुछ ऐसी ही चिंता मुंबई के लोगों में भी है, लेकिन मुंबई में वैक्सीनेशन रिपोर्ट क्या कह रही है, अब वो आपको दिखाते हैं। मुंबई के वैक्सीनेशन सेंटर्स पर बीते करीब 2 महीनों से सन्नाटा पसरा हुआ है। इस वक्त हम बीकेसी स्थित जंबो कोविड वैक्सीनेशन सेंटर के बाहर मौजूद हैं। आपको बताते हैं कि ये राज्य का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन सेंटर है, लेकिन परेशानी इस बात की है कि यहाँ भी हर रोज़ करीब 100-200 वैक्सीन ही उपलब्ध रहते हैं। बीएमसी वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं, सरकारी वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं, वहाँ पर भी है। वहाँ भी लोग जो वैक्सीन लेने आते हैं उन्हें निराश होकर लौटना पड़ता है। पटना के दानापुर में न्यूज नेशन रिपोर्टर रजनीश सिन्हा ने ये समझने की कोशिश की कि आखिर वैक्सीनेशन सेंटर पर आए लोग टीका लगवाए बिना आखिर क्यों लौटने पर मजबूर हो गए। वैक्सीन सेंटर पर लग जा रहे हैं पोस्टर, वैक्सीन उपलब्ध नहीं है, अगले आदेश तक वैक्सीन नहीं मिल पाएगा और लोग हो रहे हैं परेशान। हम मौजूद हैं केंद्रीय विद्यालय वैक्सीनेशन सेंटर है पटना के दानापुर इलाके का, और देखिए जो लोग आ रहे हैं वो वापस आ रहे हैं। यहाँ पर गेट वाले से पूछ रहे हैं, गेट कीपर उन्हें बता रहे हैं कि वैक्सीन नहीं मिल पाएगा। वैक्सीनेशन सेंटर के बाहर किस तरीके की ऊहा-पोह की स्थिति है वो आपको हम दिखा रहे हैं। लोग परेशान इसलिए हो रहे हैं कि लोग चले आ रहे हैं, गेट के बाहर खड़े हैं। वैक्सीन के क्राइसिस ने अब बिहार के कई सेंटर्स पर ऐसी ही तस्वीर सामने लाई है। वीडियो सतेंद्र के साथ रजनीश सिन्हा, न्यूज नेशन पटना। जम्मू में एयरफोर्स स्टेशन पर हुए ड्रोन अटैक और सरहद पर पाकिस्तान के आतंकी घुसपैठ की साजिशों के बीच सेना ने जम्मू में एलओसी पर गश्त बढ़ा दी है। सेना एलओसी के उस पार पाकिस्तान के हर नापाक हरकत पर नजर बनाए हुए है, ताकि पाकिस्तानी सेना और आईएसआई के नापाक मंसूबों को वक्त रहते खाक में मिला दिया जाए। ग्राउंड जीरो पर सरहद के शूरवीरों का कैसा है हौसला और आतंकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने की कैसी है हमारी तैयारी, इस पर देखिए खास रिपोर्ट। जहां आए दिन गोलियों की तड़तड़ाहट सुनाई देती थी,
जहां के फिजाओं में बारूद की गंध तैरती थी, उस एलओसी पर अब शांति है। सीज फायर के 140 दिन से ज्यादा हो गए। बॉर्डर पर एक भी गोलियां नहीं चली। बॉर्डर पर भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर चल रहा है। काफी लंबे समय से दोनों देशों के बीच किसी तरह की कोई फायरिंग यहां पर नहीं हुई है, लेकिन इस बीच ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान की तरफ से साजिशें नहीं रची जा रही। लगातार पाकिस्तान में बैठे हुए आतंकी ड्रोन हमले से लेकर लगातार आतंकी घुसपैठ की साजिशें रच रहे हैं। लेकिन इस बीच सीज फायर होने के बावजूद बॉर्डर पर हमारे भारतीय सैनिक पूरी तरह से तैयार हैं और पाकिस्तान की सारी साजिशों पर पानी फेर रहे हैं। एलओसी के उस पार पीओके में कहां-कहां आतंकी साजिशों का जाल तैयार हो रहा है। पाकिस्तानी फौज और आईएसआई दहशतगर्दों को आतंक का कौन सा पाठ पढ़ा रही हैं और पाकिस्तान की इन साजिशों का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए सरहद पर तैनात भारतीय शूरवीरों की कैसी तैयारी है, ये जानने के लिए न्यूज नेशन की टीम पुंछ में भारतीय सेना के फॉरवर्ड पोस्ट पर पहुंची, जहां घुसपैठ का अलर्ट मिलते ही सेना की क्विक रिएक्शन टीम दुश्मनों पर कहर बरपाने के लिए एक्शन मोड में नजर आई। बॉर्डर पर पाकिस्तान की तरफ से लगातार घुसपैठ की कोशिश हो रही है और पिछले एक हफ्ते में जो भारतीय सेना है उसने पाकिस्तान की तरफ से राजौरी के नौशहरा और सिंदरबनी में जो घुसपैठ की कोशिश हो रही थी उसको नाकाम कर दिया है। और ये जो आप टीम्स देख रहे हैं यही वो सेना की क्विक रिएक्शन टीम है जो लगातार यहाँ पर काम करती रहती हैं और जब भी उनको इस तरह की यहाँ पर खबर मिलती है कि यहाँ पर कोई आतंकी जो है वो घुसपैठ की कोशिश कर रहे हैं तो इसी तरीके से लगातार उन पर यहाँ पर कार्रवाई जो है वो भारतीय सेना के जवान जो है वो यहाँ पर करते हैं। अगर हम बात करें तो सेना के जो जवान हैं इनको कई ड्रिल्स करने के लिए यहाँ पर सिखाया गया है। खास तौर पर अगर हम बात करें तो लगातार एम्बुश पार्टीज जो हैं, साथ ही साथ जो क्विक रिएक्शन टीम है वो बॉर्डर पर इस समय तैनात रहती हैं और सबसे बड़ा खतरा इस समय बॉर्डर पर बैट एक्शन टीम और साथ ही साथ घुसपैठ का है और लगातार आतंकवादी जो हैं वो घुसपैठ की फिराक में हैं। सीज फायर के बाद भी इंडियन आर्मी इसलिए हाई अलर्ट मोड में है क्योंकि सीज फायर की आड़ में पाकिस्तानी फौज ने एलओसी के उस पार इलाके में टेरर लॉन्च पैड तैयार कर दिए हैं, जहां से आतंकियों की घुसपैठ की नापाक कोशिशें जारी हैं। ये जो ठीक सामने आप इलाका देख रहे हैं ये पाकिस्तान का फॉरवर्ड कोहाटा का इलाका है, जो एलओसी का एरिया है। वहां पर इस तरह की खबरें हैं कि जो आतंकवादियों के ट्रेनिंग कैंप्स लॉन्च पैड्स थे वो यहां पर सीज फायर के बाद काफ़ी हद तक बंद कर दिए गए थे, लेकिन अब वहां पर एक बार फिर आतंकवादियों की मूवमेंट जो है वो देखी गई है। इस तरह के इनपुट्स लगातार यहां पर सुरक्षा एजेंसियों के पास यहां पर आ रहे हैं। इस तरह की भी खबरें हैं कि पाकिस्तान ने पिछले दिनों इन्हीं इलाकों में यहां पर आर्मी की एक्सरसाइज भी की है, जिससे साफ जाहिर होता है कि पाकिस्तान जो है वो यहाँ पर सीज फायर की आड़ में लगातार अपने आप को मजबूत करने की कोशिशें जो है वो यहाँ पर कर रहा है। एलओसी के नजदीक पाकिस्तानी सैनिकों का युद्ध अभ्यास करना और पाक आर्मी चीफ बाजवा का यहाँ पहुँचना कई सवाल खड़े कर रहा है। पाकिस्तान की इन नापाक हरकतों के सुराग और सबूत भी एलओसी पार के टेरर कैंपों से सामने आ रहे हैं, जहां दहशतगर्दों को ऑटोमेटिक हथियारों की ट्रेनिंग दी जा रही है, लेकिन पाक फौज और आईएसआई का ज्यादा फोकस आतंकियों को रॉकेट लॉन्चर और ड्रोन अटैक की ट्रेनिंग देने पर है, जिसके लिए 25 से ज्यादा टेरर ट्रेनिंग कैंप चल रहे हैं, ताकि कश्मीर में एक बार फिर से आतंकवाद की जड़ों को मजबूत किया जा सके। आतंकियों की घुसपैठ कराने के लिए यहां पाक फौज की बॉर्डर एक्शन टीम भी एक्टिव है। एलओसी पार से खतरा सिर्फ आतंकी घुसपैठ का नहीं है, बल्कि ड्रोन अटैक का भी है। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटने के बाद आतंकी घुसपैठ मुश्किल हो चुकी है, लेकिन पाकिस्तान में बैठे आतंक के आकाओं ने ड्रोन को नया हथियार बनाया है। सबसे बड़ा खतरा इस समय भारत और पाकिस्तान सीमा पर है वो ड्रोन हमलों का है, क्योंकि अगर हम बात करें ये जो
ठीक सामने आप यहाँ पर पहाड़ियाँ देख रहे हैं। यहाँ पर भारतीय सेना और पाकिस्तानी सेना की जो पोस्ट का डिफरेंस है वो सिर्फ यहाँ पर 100 से 150 मीटर है। जब भी पाकिस्तान की तरफ से जो लॉन्च पैड है यहाँ पर वहाँ से इन्फिल्ट्रेशन की कोशिशें होती हैं तो उनको भारतीय सेना यहाँ पर नाकाम कर देती है। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती अब ड्रोन्स की इसलिए है क्योंकि ये जो डिस्टेंस है ड्रोन से ये काफ़ी कम है। अगर हम इस जगह की बात करें जिस जगह पर हम LOC पे मौजूद हैं, यहाँ पर ड्रोन जैमर सिस्टम जो हैं वो सेना की तरफ से यहाँ पर लगाए गए हैं और लगातार यहाँ पर जो संतरी हैं सेना के उनको यहाँ पर तैनात किया गया है और ये जो संतरी हैं वो लगातार यहाँ पर जो ड्रोन्स हैं पाकिस्तान की तरफ से यहाँ पर आ रहे हैं उस पर यहाँ पर नज़र रखते हैं। साथ ही साथ कई ऐसी चीज़ें हैं जो सेना यहाँ पर कर रही है और ये देख रही है कि अगर पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन हमला होता है तो उसको यहाँ पर मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। भारतीय सेना ने इस इलाके में 6 अलग-अलग ड्रोन जैमर सिस्टम लगाए हैं। ये जैमर सिस्टम ड्रोन के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को सबसे पहले ठप करता है, ड्रोन को मिलने वाले सभी सिग्नल को जाम कर देता है और फिर ड्रोन को आसानी से खत्म किया जा सकता है। नापाक ड्रोन अटैक एक्टिविटी की शुरुआत 26 जून को जम्मू में एयरफोर्स बेस पर हुए हमले से हुई। उसके बाद कई सरहदी इलाकों में आसमान में पाकिस्तान की शैतानी मशीन मंडराती नजर आई। लेकिन पाकिस्तान की किसी भी हिमाकत का जवाब देने के लिए सेना ने LOC पर ऐसी प्रबल तैयारी की है जो दुश्मनों पर हर वक्त भारी पड़ेगी। आप देख सकते हैं कि किस तरह के वेपन्स जो हैं वो यहाँ पर सेना के जवानों को दिए गए हैं। लगातार सेना के जवान जो है वो यहाँ पर अलग अलग लोकेशंस जो कि यहाँ पर सेंसिटिव लोकेशंस हैं वहाँ पर रॉकेट लॉन्चर्स के साथ यहाँ पर मौजूद रहते हैं। इसके साथ ही साथ लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज जो है उसका इस्तेमाल यहाँ पर किया जा रहा है और ख़ास तौर पर जिस तरीके से नया खतरा सामने मंडरा रहा है ड्रोन्स के ज़रिए हमलों का खतरा, उसके लिए भी सेना जो है उसने अपने आप को काफ़ी समय पहले से यहाँ पर तैयार करके रखा हुआ है। यहाँ पर जिस जगह पर हम मौजूद हैं यहाँ पर सेना ने 6 अलग अलग ड्रोन जैमर सिस्टम जो हैं वो लगाए हुए हैं और अगर पाकिस्तान की तरफ से यहाँ पर ड्रोन के ज़रिए हमले की कोशिश भी होती है तो उसको यहाँ पर ट्रेस जो है वो किया जा सकता है। ऐसे में ज़रूर पाकिस्तान जो है उसने यहाँ पर भारत के साथ इस समय सीज फायर किया हुआ है। लेकिन अगर हम बात करें अलर्टनेस की तो लगातार बॉर्डर पर अलर्टनेस जो है वो बढ़ती जा रही है और सेना की कोशिश हमेशा ये रहती है कि अगर पाकिस्तान की तरफ से किसी भी तरह की साजिश रची जाए तो उसको यहाँ पर नाकाम कर दिया जाए। पाकिस्तान की तरफ से साजिश आसमानी हो या जमीनी, LOC के इसी आखिरी गांव कौशल्या में स्थानीय लोग भी सेना के आंख, नाक और कान बने हुए हैं। जब भी हमें कोई शकिया चीज़ नज़र आती है, जैसे हमने पहले बोला कि कोई ड्रोन नज़र आएगा, कोई आदमी आ रहा है, कोई घुसपैठ कर रहा है या गांव में किसी का पता चलेगा तो हम फौरी तौर पर जो है फौज को इन्फॉर्मेशन देंगे और उसके ऊपर काबू किया जाएगा। दिन को तो बहुत कम चांसेस हैं इसके, तो रात को जब आता है ड्रोन तो उसकी लाइटिंग वगैरह हमारे को एक वीडियोग्राफी करके उनको दिखाया गया है कि भाई ऐसा कोई सिस्टम हो सकता है। तो उसमें कोई लाइटिंग शाइटिंग होगी तो जो भी देखता है उस चीज़ को वो आर्मी को इन्फॉर्म करता है। यहाँ पे अगर कोई भी चीड़ी है वो भी पर नहीं लगा यहाँ पे हिला सकती। और यहाँ पे हम जैसे CCTV कैमरा की बात करो आप, वो यहाँ की पॉपुलेशन और यहाँ पे जो जनता है वो ये काम करती है। भारत के स्वार्म ड्रोन भी सरहद पर हवाई योद्धा का किरदार निभा रहा है जो पाकिस्तान की हिमाकतों का जवाब देने के लिए पलक झपकते ही सरहद की हद पार कर सकते हैं और पाकिस्तान की साजिशों की सर्जरी कर सकते हैं। तो वहीं सेना ने भी साफ कर दिया है कि सीज फायर का मतलब ये नहीं कि भारत पाकिस्तान की आतंकी साजिशों का मुंहतोड़ जवाब नहीं देगा। LOC पुंछ से शहनवाज खान के साथ टीम न्यूज़ नेशन। भारतीय सेना का इतिहास साहस की कई कहानियों से भरा है। बहादुरी की कुछ कहानियां सामने आ जाती हैं और कुछ इतिहास के पन्नों में ही दफन हो जाती हैं। आज हम आपको शौर्य की एक ऐसी ही कहानी से रूबरू कराने जा रहे हैं। विदेशी धरती पर हिंदुस्तानी रणबांकुरों की ये वो वीर गाथा है जिसे नाम दिया गया ऑपरेशन खुखरी। वो 75 दिन तक बंधक रहे मगर हथियार नहीं डाले। घास की रोटियां खाई मगर विद्रोहियों के सामने नहीं झुके।
हालात बुरे थे, हर पल मौत का खतरा था, मगर दिल में हौसला कायम था। चिंता सिर्फ तिरंगे के मान सम्मान की थी। ये है विदेशी धरती पर हिंद के जांबाज वीरों के अदम्य शौर्य की अनसुनी कहानी, ऑपरेशन खुकरी। इंडियन आर्मी का वो ऑपरेशन जिसे साल 2000 में दिल्ली से करीब 9,433 किलोमीटर दूर दक्षिण अफ्रीकी देश सिएरा लियोन में कामयाबी के साथ अंजाम दिया गया। ऑपरेशन खुकरी में विद्रोही संगठनों के कब्जों में 75 दिन में फंसे 235 भारतीय सैनिकों को आजाद कराया गया था। उस वक्त सैनिक किन हालातों में रहे, उन पर क्या गुजरी और कैसे इंडियन आर्मी ने अपनी ताकत का लोहा मनवाया, अब ये कहानी खिताब की शक्ल में हर देशवासी तक पहुंचेगी। इसे मेजर जनरल राजपाल पुनिया और उनकी बेटी दामिनी पुनिया ने लिखा है। ये ऑपरेशन खुकरी जो था सर, इसमें आपने घास की रोटियां खाई, बहुत तकलीफ में रहे, लेकिन जो बाकी के देश थे 16 देश, उन लोगों ने हथियार डाल दिए थे। सिर्फ भारतीय सेना थी जिन्होंने डट कर मुकाबला किया और सबसे बड़े रेबल ऑर्गेनाइजेशन को पर कब्जा किया। ठीक कह रहे हैं आप, करीब 17 देश इसमें थे जिसमें से 16 ने हथियार डाले हैं और हिंदुस्तान का सिपाही है जिसने कि अपने देश की इज्जत के लिए लड़ाई लड़ी है और वापस इज्जत से वापस हिंदुस्तान आया। हिंदुस्तानी वीरों की ये शौर्य गाथा साल 2000 में तब शुरू होती है जब भारतीय सेना यूनाइटेड नेशन की शांति सेना के हिस्से के रूप में अफ्रीका के गृह युद्ध खत्म होने के बाद विद्रोहियों और सरकार में हुए समझौते को लागू कराने के लिए सिएरा लियोन गई थी। मेजर जनरल पुनिया उसी शांति सेना का हिस्सा थे, मगर उसी वक्त 1 मई 2000 को विद्रोहियों के संगठन रिवोल्यूशनरी यूनाइटेड फ्रंट ने शांति सेना पर हमला कर दिया। ये हमला मकैनी इलाके में किया गया। एज अ डॉटर, फादर जो फौज में करते थे इतना कभी पता नहीं चला। कारगिल का ऑफ कोर्स सबको पता था, बट फादर ने जो सिएरा लियोन में किया है मुझे खुद 2020 में पता चला है। एंड आई एम वेरी प्राउड and more than proud, I'm very grateful and thankful कि my father returned home and that too with dignity. ये कौन सा बुक का पार्ट था जिसने सबसे ज़्यादा आपको टच किया इस पूरे ऑपरेशन का, being youth of this country, not daughter? मेरे ख्याल से जब वो हॉस्टेज थे, जब मेरे फादर 10 दिन के लिए हॉस्टेज थे, उनके सिपाही कहीं और थे, वो कहीं और थे, तब उनके परिवार से पहले उनके दिमाग में अपने सिपाहियों की सेफ्टी का ख्याल आया। वो चीज मुझे सबसे ज्यादा टच करी। उधर सिएरा लियोन के कैलाहुन में गोरखा राइफल्स की 2 कंपनियों को सैकड़ों RUF विद्रोहियों ने घेर कर बंदी बना लिया। वो उन पर हथियार डालने का दबाव बना रहे थे। टेंट में राशन भी खत्म हो चुका था, मगर भारतीय सैनिकों ने हार नहीं मानी। वहीं भारतीय सैनिकों का दूसरा दल लगातार विद्रोहियों से बात कर रहा था, मगर जब कोई रास्ता नहीं निकला तो विद्रोहियों पर हमले का फैसला लिया गया। तीस घंटे में ऑपरेशन पूरा करने का प्लान बनाया गया। 15 जुलाई 2000 को ऑपरेशन शुरू किया गया। सेना के 2000 जवानों ने 2000 विद्रोहियों पर हमला बोल दिया। विद्रोही संगठन बेहद मजबूत था। अपने ही घर में हमले की उम्मीद नहीं थी। कई विद्रोही इस ऑपरेशन में मारे गए, जबकि एक भारतीय सैनिक भी शहीद हुआ। इस तरह ऑपरेशन खुकरी से सिएरा लियोन में शांति आई, जो अभी तक कायम है। टीम न्यूज़ नेशन। और चलिए दमदार 10 में अब नजर डालते हैं टॉप 10 न्यूज पर। हाथ में तार काटने के लिए प्लायर, पहले इधर उधर देखा, फिर रेंग कर धीरे धीरे तार काटने चले थे जनाब, लेकिन उसके बाद जो हुआ उसे देखकर आप हंसे बिना नहीं रह सकेंगे। मैं तो यहीं पे खड़ा भैया। इससे पहले ये शख्स अवैध कनेक्शन काट पाता, उसकी चोरी पकड़ी गई और उसकी हरकत मोबाइल कैमरे में कैद भी हो गई। तस्वीरें गाजियाबाद के मुरादनगर की है, जहां शख्स बिजली की चोरी कर रहा था। जब चेकिंग टीम पहुंची तो इसने दरवाजा बंद कर लिया, जिसके बाद चेकिंग टीम के लोग बराबर वाले घर की छत पर चढ़ गए और जब ये शख्स अपनी छत पर बिजली का तार काटने के लिए पहुंचा तो रंगे हाथों पकड़ा गया। लालू की नाव और तेजस्वी की पतवार। बिहार में आरजेडी बाढ़ से त्रस्त लोगों की कुछ इसी तरह से मदद के लिए तैयार है। तस्वीरें मोतिहारी की है, जहां बाढ़ ने कोहराम मचा रखा है।
यहाँ लालू के निर्देश पर आरजेडी ने 1 दर्जन से ज्यादा नावों को उतारा ताकि लोगों को आने जाने में सुविधा हो। लालू ने बाढ़ की विभीषिका में नाव वाला दांव चलकर सियासी चौका जरूर मारा है, लेकिन राजनीतिक कदम ही सही, इससे बाढ़ से जूझ रहे लोगों को फायदा तो होगा ही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 जुलाई को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी जाएंगे, जहां से वो यूपी को कई सौगातें देंगे। पीएम मोदी के दौरे को ग्रैंड बनाने के लिए किस कदर तैयारियां हैं, उसे इस बात से समझिए कि खुद सीएम योगी हर चीज की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। भारत जापान मैत्री संबंध की मिसाल रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर का लोकार्पण पीएम मोदी जापान के राजदूत के साथ करेंगे, इसका भी सीएम योगी ने आज जायजा लिया। इस दौरे में पीएम मोदी वाराणसी को क्रूज का तोहफा देंगे, जिसमें बैठकर पर्यटक काशी के सभी घाटों का आध्यात्म और धार्मिक इतिहास के बारे में ऑडियो वीडियो के जरिए जानकारी हासिल कर सकेंगे। 3 दिन पहले तक आम आदमी पार्टी पर हमलावर सिद्धू ने अब उसकी तारीफ की सियासी गुगली फेंककर आप में शामिल होने का इशारा कर दिया है। सिद्धू ने ट्वीट करते हुए लिखा कि पंजाब में विपक्षी पार्टी आम आदमी पार्टी ने हमेशा उनके विजन और काम को पहचाना है। सिद्धू के इस ट्वीट से मचे सियासी घमासान के बीच राहुल गांधी के घर हाई लेवल बैठक हुई। इस मीटिंग में प्रियंका गांधी के साथ प्रशांत किशोर और हरीश रावत भी मौजूद रहे। सिद्धू के बारे में लगातार ये दावा किया जा रहा है कि वो मौजूदा सरकार में कोई भी पद लेने को तैयार नहीं है। ऐसे में कांग्रेस आलाकमान के पास विवाद के हल के लिए काफी कम विकल्प बचे हैं। ये तस्वीरें बिहार के कटिहार की हैं। जिस रेलवे पुल से ट्रेन गुजरती है, उसी से साइकिल और मोटरसाइकिल जा रही है। जरा सोचिए, अगर इस बीच ट्रेन आ गई तो क्या होगा। अब पुल के बीचों बीच खड़ी इस ट्रेन को देखिए। ये चितपुर एक्सप्रेस है जो अपनी पूरी रफ्तार से जा रही थी, लेकिन तभी लोको पायलट की नजर पटरी पर आते कुछ लोगों पर पड़ी, जिसके बाद ड्राइवर ने ट्रेन रोक दी। इस तरह एक बड़ा हादसा टल गया। ट्रेन के ड्राइवर ने तो यहाँ सूझबूझ दिखाई, लेकिन सवाल यह है कि लोगों की जानलेवा लापरवाही कब थमेगी। आपकी टीवी स्क्रीन पर 2 तस्वीरें हैं, दोनों में ही 2 गाड़ियां आग का गोला बनी है। पहली तस्वीर प्रयागराज की है और दूसरी मैनपुरी की। इन दोनों ही कारों में अचानक आग लगी, जो तब तक शांत नहीं हुई जब तक कि कार पूरी तरह से खाक नहीं हो गई। प्रयागराज में सिविल लाइंस इलाके में कार में लगी आग के पीछे की वजह शॉर्ट सर्किट रही। वहीं मैनपुरी में जब इस वैन में आग लगी तो उसमें महिला समेत 5 लोग सवार थे। जैसे ही आग का एहसास हुआ, 5 लोगों ने कार से कूदकर अपनी जान बचाई, वरना यहाँ बड़ा हादसा भी हो सकता था। एक महिला चिल्ला रही थी और ये शख्स बिना रुके थके लगातार लाठियां बरसाए जा रहा था। महिला को उसके पति ने भी बचाने की कोशिश की, लेकिन इस दबंग ने उस पर भी लाठी से हमला कर दिया। ये तस्वीरें यूपी के मिर्जापुर की हैं। यहाँ जमीन के झगड़े ने खूनी रूप अख्तियार कर लिया। पुलिस ने लाठी वाले इस दबंग को गिरफ्तार कर लिया है। 1, 2, 3, 4 हाथ में रिवॉल्वर और एक के बाद एक लगातार फायरिंग। जीत के जश्न में ये शख्स होश खो बैठा। वायरल वीडियो गाजियाबाद के लोनी का है। बताया जा रहा है कि ब्लॉक प्रमुख का चुनाव जीतने के बाद सड़क पर जमकर फायरिंग की गई। वायरल हो रहे वीडियो में युवक ने पिस्टल से एक के बाद एक कई राउंड गोलियां चलाई। वहीं जीत की खुमारी में कुछ लोग राइफल से भी हवा में फायरिंग करते रहे। इस दौरान आसपास के मौजूद लोग सहमे रहे। शादी समारोह शबाब पर था, तभी वहां हो गया एक कांड। दूल्हे की मां जैसे ही वर वधू को आशीर्वाद देने स्टेज पर पहुंची, ये बच्चा आया और गहनों से भरा बैग लेकर पल भर में रफू चक्कर हो गया। ये सब काम इतनी जल्दी हुआ कि किसी को भनक तक नहीं लगी। तस्वीर ग्वालियर की है, जहां कुछ ही सेकंड में इस चोरी को अंजाम दिया गया। मगर ये बच्चा अकेला नहीं था। सीसीटीवी में कैद इस शख्स के साथ पार्टी वियर पहनकर शादी में शरीक हुआ था, ताकि किसी को कोई शक न हो। ये तस्वीरें देहरादून के विकास नगर की है, जहां पर उफनते पुल को लोग एक दूसरे के सहारे पार कर रहे हैं, लेकिन पांव सैलाब के सामने टिक नहीं पा रहे। इस उफनती नदी को पार करना मौत को दावत देने से कम नहीं है, लेकिन इस पार से उस पार जाने के लिए बस यही एक रास्ता है। लिहाजा मजबूरी में ही सही लोग इस पुल को पार कर रहे हैं, जिससे बड़ा हादसा हो सकता है। और आइए अब आपको ऐसी तस्वीर दिखाते हैं जिसे लोग एक चमत्कार मान रहे हैं। हुआ यूं कि गुजरात में कृष्ण की नगरी द्वारका में आकाशीय बिजली गिरी। बारिश के बीच बिजली कहीं और नहीं, सीधे द्वारकाधीश मंदिर के शिखर पर आकर टकराई, लेकिन इससे यहां कोई नुकसान नहीं हुआ।
5 सेकंड के इस वीडियो में अनहोनी की जो तस्वीरें कैद हुई वो हर किसी को हैरान कर रही है। एक बार फिर से इस वीडियो को देखिए। बारिश के बीच आसमान में बिजली कड़कती है। जोरदार आवाज से पूरा इलाका थर्रा उठता है और इस दौरान आसमान से गिरी बिजली ठीक मंदिर के शिखर पर आकर गिरती है। कैसे, अब उसका क्लोजअप वीडियो देखिए। मंगलवार को द्वारका में तेज बारिश हो रही थी। इसी दौरान मंदिर कैंपस में मौजूद एक शख्स अपने मोबाइल से बारिश का वीडियो बना रहा था। तभी आसमान से कड़कती हुई बिजली ठीक मंदिर के शिखर पर आकर गिरी। बिजली गिरते ही वीडियो बना रहा शख्स हड़बड़ा कर गिर पड़ा, लेकिन इसके बाद जब उसकी नजरें मंदिर के शिखर पर गई तो वह हैरान रह गया, क्योंकि बिजली गिरने से मंदिर के शिखर को तो कोई नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन इस दौरान शिखर पर लगी भगवा पताका जलकर फट गई। देखिए, बिजली गिरने से पहले मंदिर के शिखर पर लगी पताका हवा में लहरा रही थी, लेकिन जैसे ही मंदिर के ऊपर बिजली गिरी, तेज रोशनी के साथ पताका जलकर फट गई। द्वारका के कृष्ण मंदिर पर बिजली गिरने का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। द्वारका के लोग इसे चमत्कार से कम नहीं मान रहे। उनका कहना है कि गुजरात पर आई इस आपदा को भगवान श्री कृष्ण ने अपने ऊपर ले लिया, जिससे लोगों की जान बच गई। दरअसल बिजली गिरने की ऐसी ही एक घटना एक दिन पहले राजस्थान, यूपी और मध्य प्रदेश में हुई थी। इन तीनों ही राज्यों में बिजली गिरने से 73 लोगों की मौत हुई थी और इस घटना के एक दिन बाद गुजरात के द्वारका से आई बिजली गिरने की ये तस्वीरें लोगों को हैरान कर रही है, क्योंकि इस घटना में किसी भी जानमाल का नुकसान नहीं हुआ, बस श्री कृष्ण के द्वारका मंदिर की पताका जल गई। अहमदाबाद से पूरब पटेल के साथ टीम न्यूज़ नेशन।